अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। अब करें तो क्या करें। इस गर्मी में घर भी नहीं बैठ सकते तो फिर खाएंगे कहाँ से। मीनू मौसी सही पकड़ा। अब करे तो करे, क्या ही करे। गर्मी में बाहर निकलो तो जान निकल जाती है। अरे कालू जी, आपको तो बस मौका चाहिए घर बैठने का। इससे अच्छा तो आप शादी ही ना करते। अरे चुप करो तुम दोनों, फिर से शुरू हो गए। क्या पिछले जन्म में सास बहू थे? हर वक्त लड़ते ही रहते हो। जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। सारे पक्षी एक जगह पर जमा हुए थे कि अब इस गर्मी में अनाज कैसे जमा करेंगे। अरे लाड़ो टोनी, तुम भी कुछ बोलो। मुंह में पान ठूस लिया है क्या? मौसी क्या बोले, पहले ये दोनों तो ले लें, फिर ही कुछ बोलेंगे हम। अरे दफा करो इन दोनों को। अनाज का बताओ, अब क्या करना है। मौसी तू तो मुंह पे ही बेइज्जती कर देती है। हाँ, पहले तो तेरे बड़े इज्जत के झंडे गड़े हुए हैं ना। अब चुप करो, सब मेरी बात सुनो। हम सब ऐसा करते हैं, 2 टीमें बना लेते हैं। हम सुबह को जल्दी जल्दी घर से निकला करेंगे और अनाज तलाश करके आ जाया करेंगे और अनाज इकट्ठा करके बराबर सब में तकसीम कर लेंगे। बोलो, मंजूर है सबको? की ना अब जाकर काम की बात। मीनू मौसी, लालू ठीक कह रही है। ऐसे हम गर्मी से भी बच जाएंगे और कम वक्त में ज्यादा अनाज भी जमा हो जाएगा। ऐसे 2 टीमें बन जाती हैं। कालू, गौरी और टोनी की एक टीम और दूसरी टीम में लाड़ो, मीनू मौसी और मिट्ठू तोता था। सब पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अगले दिन सब वहीं पर ही जमा हो जाते हैं। ठीक है, सब आ गए हैं। अब हम अनाज की तलाश में निकलेंगे। सब अनाज लाकर यहाँ पर ही जमा करेंगे और यहाँ पर ही तकसीम करेंगे। सारे लाड़ों की बात सुनते हैं और चले जाते हैं अनाज की तलाश में। कुछ ही वक्त गुजरने के बाद कालू, गौरी और टोनी को गंदम की बालियां मिल जाती हैं और वो लेकर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ लाड़ो, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला। ऐसा करते हैं लाड़ो, तुम और मिट्ठू उस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। तो दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं और मीनू मौसी एक तरफ चली जाती है। मीनू मौसी जंगल से काफी दूर चीलों के इलाके में चली जाती है, पर मीनू मौसी को इस बात का इल्म नहीं था। चीलों के इलाके में बहुत सारे दरख्त थे आमों के, और जिन पर बहुत बड़े बड़े और मीठे मीठे आम लगे हुए थे। मीनू मौसी जैसे ही उन आमों को देखती है, मीनू मौसी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे बाप रे, असली जन्नत तो यहाँ पर है, आम ही आम। ऐसा करती हूँ, जी भर कर आम खाती हूँ और बाद में दूसरों के लिए भी ले जाऊंगी। तो मीनू मौसी आम खाना शुरू कर देती है और जी भर कर आम खाती है और फिर कुछ आम तोड़ भी लेती है। जैसे ही मीनू मौसी वहाँ से जाने लगती है तो मीनू मौसी को चील देख लेता है। अरे ये मनहूस यहाँ पर कैसे आ गया? और वो पीछे लग जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर चील जमा हो जाते हैं और मीनू मौसी को पकड़ लेते हैं। अरे बुढ़िया, तुझे नहीं पता ये इलाका हमारा है और यहाँ पे जितने भी आम लगे हुए हैं वो सब हमारे हैं। यहाँ पे जो भी आता है उसको उसकी मौत ही वापस लेके जाती है। उधर मीनू मौसी चीलों में फंस गई थी और दूसरी तरफ लाड़ो और मिट्ठू तोते को भी अनाज मिल जाता है। वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो अलग हुए थे। ये क्या, मीनू मौसी तो अभी तक नहीं आई। लाड़ो, क्या पता मीनू मौसी जंगल वापस चली गई हो। तुम्हें तो पता ही है मीनू मौसी का। नहीं मिट्ठू भैया, अगर ऐसा होता तो बताती, मगर मुझे नहीं लगता वो जंगल में चली गई होगी। लाड़ो ना चाहते हुए भी मिट्ठू तोते के साथ जंगल वापस चली जाती है और दूसरी तरफ मीनू मौसी को अपनी जान की पड़ी हुई थी। जी मुझे पता होता इस जंगल का तो इस इलाके में मैं क्या, मेरी रूह भी ना आती। मुझे माफ कर दें चील जी। सरदार जी, मैं तो कहता हूँ इस बुढ़िया को आज रात डिनर में खाते हैं रोस्ट बनाकर। क्या कहते हैं? मज़ा ही आ जाएगा। इतने दिनों से कोई पक्षी नहीं खाया हमने। मीनू मौसी रोस्ट का सुनते ही हड़बड़ाकर नीचे गिर जाती है। अरे देखो तो इसे, अभी इसको रोस्ट किया नहीं है और रोस्ट का सुन के ही नीचे गिर पड़ी है। ना ना चीलों के सरदार, मुझे मत खाना। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा।
चीलों का सरदार वैसे भी उसे छोड़ने वाला था नहीं। बच्चों का सुनकर वो बोलता है। मीनू मौसी ये सुनते ही वहाँ से भाग जाती है और वो उस जगह पर नहीं बल्कि सीधा जंगल जाती है। अरे मौसी, तुझे क्या हुआ? तेरे 14 तबक किसने रोशन कर दिए? बस बस गौरी, तेरी ये मीनू मौसी चीलों को सबक सिखा कर आ रही है। मीनू मौसी, मुझे और मिट्टू को लगा था कि मीनू मौसी जंगल वापस चली गई होगी, फिर हम भी इस जंगल वापस आ गए। अरे लाड़ो और मिट्टू, तुम दोनों ने सब मिस कर दिया। अगर वहाँ होते तो देखते मैंने उन चीलों को कैसे सबक सिखाया। अच्छा मौसी, फिर बताओ आगे क्या होगा? कालू, होना क्या था, मैंने जी भर कर आम खाए और मुझे क्या पता था वो दरख्त चीलों के थे। फिर वो मुझे रोस्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा मौसी, आगे बताओ फिर क्या हुआ? मैंने आम खाए और तुम सबके लिए तोड़कर ला ही रही थी। चीलों ने मुझे घेर लिया और मुझे खाने का ही सोच रहे थे। फिर मैंने अपने इन ताकतवर पंखों से उड़कर चील का मुंह नोच लिया। वाह मीनू मौसी, फिर क्या हुआ? फिर मैं आने लगी तो उनका एक चील जो उनका सरदार था कहता, मौसी ये आम दे जाओ हमें, हमारे पास पहले ही खाने को कुछ नहीं। और फिर तुम सबको पता ही है कि तुम्हारी मौसी को तरस आ गया और वो आम मैंने उनको दे दिए। वाह मीनू मौसी, सस्पेंस तो ऐसे बना रही थी जैसे कि आजकल के इंडियन ड्रामे। मुझे लगा था एक आधे को टपका के आई होगी। मीनू मौसी, वहाँ पर आम के कितने दरख्त थे? लाड़ो, वहाँ पर आम के दरख्त ही दरख्त थे और उन पर आम भी बहुत ज्यादा थे। हाय, वो आम, और वो भी चीलों के इलाके में। मेरा तो ख्वाब ही रह जाएगा इनको खाने का। गौरी, फिक्र ना करो, जो आम खाए थे उनमें से एक आम की गुठली मैंने अपने पंखों में छुपा ली थी। अब हम इसे उगाएंगे। मौसी, ये किया ना करमंदी वाला काम। बाकी जो भी बातें की हैं, मुझे लगा कि कोई हवा में तीर मारा था। क्या कहा? कुछ नहीं मीनू मौसी, मैं तो तेरी तारीफ कर रही थी। दोस्तों, हम इस गुठली को जमीन में बो देंगे और फिर हम सब इसका ख्याल रखेंगे। तो वो सब उस गुठली को बो देते हैं और रोज उसकी हिफाजत करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उसमें से एक पौधा निकल आता है और कुछ महीनों के बाद एक दरख्त बन जाता है जिसके ऊपर आम लग जाते हैं। वाह, हमारे दरख्त पर तो आम भी लग गए हैं। मुझे लगता है ये आम पक गए हैं, अब इनको खाने का वक्त आ गया है। नहीं गौरी, ये आम अभी तक पके नहीं, ये कल तक पक जाएंगे, फिर हम सब इन्हें खाएंगे। तो वो सब पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझसे तो मजीद सब्र नहीं होता। गौरी चुप करो और सो जाओ, वैसे भी वो कल पक जाएंगे और खा लेना। तुम इतने दिनों से भी तो सब्र कर रही थी ना, अब एक रात और कर लो। अगले दिन सब उसी दरख्त के पास जमा हो जाते हैं। क्या हुआ? तुम सब लोग आम क्यों नहीं खा रहे? गौरी, जो आम आज पकने वाले थे वो रात किसी ने चोरी कर लिए हैं। क्या चोरी कर ली? ऐसे कैसे चोरी कर ली है? मैंने इतना इंतजार किया था इन आमों को खाने का। इस चोर को तो छोड़ूंगी नहीं मैं, वो जो भी था। हम इस चोर को पकड़ सकते हैं। देखो, अभी जो कल आम पकने वाले हैं वो आज रात फिर से चोरी करने के लिए आएगा, तो तब हम इसे पकड़ लेंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर ऐसा करते हैं, आज रात तुम सब मेरे घर आ जाओ। मेरे घर से ये आम का दरख्त सारा नजर आता है। तो सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और रात को सब टोनी के घर में थे चोर को पकड़ने के लिए। रात काफी हो गई थी तो सब सो जाते हैं। अचानक टोनी की आंख खुल जाती है। देखो देखो, वो रहा चोर और वो आम तोड़ रहा है। अंधेरा काफी था तो वो गौर से देखते हैं, लेकिन वो तो गौरी थी जो कि आम चोरी कर रही थी और नींद में ये सब कुछ कर रही थी। सब उसका पीछा करते हैं तो वो एक दरख्त के अंदर आम जमा कर रही थी और फिर वो अपने घर आकर सो जाती है। दोस्तों, मैं तो सो गई थी। क्या तुम सबने चोर पकड़ लिया? मौसी हंसकर बोलती है। हाँ हाँ गौरी, वो चोर और कोई नहीं बल्कि तुम ही थी।
तुमने नींद में वो सारे आम तोड़े और उल्लू चाचा के पुराने घर में जाकर जमा कर दिए। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें खाने के लिए कुछ करना ही होगा। चीलों का सरदार एक चील को हुक्म देता है कि जंगल में शिकार को तलाश करो, और वो चला जाता है। उड़ते ही उड़ते वो मौसी के उस आम के दरख्त के पास चला जाता है और देखता है कि वो सब पक्षी आम खा रहे थे। तो वो जाकर सारी बात अपने सरदार को बताता है। इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत, और चलते हैं सब उसकी तरफ। इन सब को आज हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो सब उस जंगल में चले जाते हैं और सब पक्षियों को घेर लेते हैं। भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ, ये आम का दरख्त आया कहाँ से है? चील जी, आप भी ना, क्या मतलब कहाँ से आया? उड़कर तो ये आ नहीं सकता, पंख इसको लगे नहीं हैं। जाहिर है जमीन से ही निकला होगा। बहुत कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी। मैं सबसे पहले अब तुझे ही खाऊंगा। चील जी, ये आम का दरख्त कहीं से नहीं आया, ये जमीन से ही निकला है। आपके उस दोस्त ने मुझे आम की गुठली दी थी और कहा था जाके इसे बो दो, जब दरख्त बन जाएगा तो मैं भी आम खाने आया करूँगा। हमारा सरदार तो कंजूस है, वो तो हमें आम खाने ही नहीं देता, खुद ही खाता रहता है बस। झूठ झूठ बोल रही है सरदार जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपकी शान में कभी गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रही है। सरदार जी, ये आपसे बचने के लिए ऐसे बोल रहा है। इसने ही मुझे आम की गुठली दी थी, नहीं तो ये दरख्त कहाँ से आता। तो सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो उस चील पर हमला कर देता है, और उस चील के दोस्त सरदार पर हमला कर देते हैं। सब मिलकर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और बाकी पक्षी सारे भाग जाते हैं।